नए और आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग, मेरा अनुमान है, 15 लाख के आसपास लोगों को ये वैक्सीन लग चुके हैं। फेज वाइज सबको वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है अनुशासित ढंग से। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी के सामने नहीं। और यह वैक्सीन भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। और भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन देने का काम भारत कर रहा है। यह है नया भारत। कुछ लोगों को भारत की प्रगति बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। हाँ, जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के, बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हैं। वो इससे पहले भी कर चुके हैं। या तो आदत ही ऐसी है, या फिर आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, ये डिस्टर्बेंस ठीक नहीं है। आप बैठे, आप बैठे, बैठे, कृपया बैठे। जब सभी पार्टियों के नेता बोले मान्यवर, तो इधर आराम से जितना चाहा दूसरे बोला और सबने आराम से सुना मान्यवर। ये डिस्टर्बेंस किसी को नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं मान्यवर, ये तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, आप बैठे, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन फिर ये कहावत चरितार्थ हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। साबित हो गया ना। उत्तर प्रदेश के लोगों को और अमेठी के लोगों को कौन लोग अपमानित कर रहे हैं, कैसी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। क्या कहा जाता है, यानी आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने तो कभी नहीं कहा किसी के बारे में। हम तो केरल को सनातन आस्था की केंद्र भूमि मानते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले ही केरल गया था। मैंने उस धरती को नमन किया। आदि शंकराचार्य, भारत की सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य केरल में ही जन्मे थे। देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश आज से सैकड़ों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने इन 4 पीठों के माध्यम से दे दिया था। क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये विभाजनकारी राजनीति। आप कभी अमेरिकी राजदूत के सामने भारत की निंदा करते हैं, भारत के अंदर कहते हैं भारत के संगठनों से कि हमें लश्कर-ए-तोयबा और अन्य संगठनों से खतरा नहीं, हमें तो भारत के संगठनों से खतरा हो गया है, और आप जो है इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। यानी हमें आश्चर्य होता है, क्या है, कैसी राजनीति है, कैसी विभाजनकारी राजनीति है। और ये कैसा राजनीतिक संस्कार है महोदय, ये कैसा राजनीतिक संस्कार है कि आप उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तब मंदिर भी याद आने लगता है। तब कहेंगे कि वृंदावन को बचाओ। वृंदावन आप क्या बचाएंगे उसको? अरे वो तो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वो सनातन भूमि है भाई।
तो उसका कंस बाल बांका नहीं कर पाया है, आज क्या कोई कर पाएगा। लेकिन भारत की इस प्रकार की छवि को खराब तो मत करिए, ये देश हमारा है, लेकिन भारत की छवि को इस रूप में प्रस्तुत करना, विदेशी राजदूतों के सामने भारत के संगठनों को कटघरे में खड़ा करना, भारत को अपमानित करना, जब सेना सीमा पर लड़ रही हो और दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हो, तब सेना के जवानों को हतोत्साहित करना, ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता है? और यही तो हम इसी पे तो आपत्ति करना चाहते हैं। और महोदय, यही मैं कहना चाहता हूं, यही मानसिकता है जिस मानसिकता ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा किया है। आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप किसको वोट दें। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है, एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी देश के अंदर बड़े से बड़े व्यक्ति के, बड़ा सा बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उसके समकक्ष ही वोट देने का अधिकार उसे भी है। और उसकी ताकत है, उसके बारे में आपके ये भाव, विभाजनकारी मानसिकता, आप कहां जाके इस बात को कह रहे हैं? ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता महोदय हम सबको चिंता में डालती है। और ये मजाक कोविड के दौरान भी हुआ था उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। कोविड के दौरान हमसे कहा गया हम 1000 बसेस देंगे, मैं बहुत खुश हुआ। अरे कोई तो बोल रहा है भाई, आखिर एक माताजी आई थी लखनऊ की, जहां तक मेरी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही थी, वो रिटायर होकर के अकेले लखनऊ में रहती है, और उन्होंने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई मुझे दान दिया कोविड-19 के लिए। मैं अभिनंदन करता हूं उनका, वंदन करता हूं उनका। ऐसे ऑफर मेरे पास पत्र आया कांग्रेस महासचिव का कि जो मजदूर आ रहे हैं, मजदूरों को लाने के लिए हम गाड़ी देना चाहते हैं। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन एक वाहन, मैंने तो इस बात के लिए जांच करने के लिए लगाया कि वाहन, अब कोई कहेगा कि अब राजस्थान से, जो दिल्ली से या राजस्थान से आप बस देंगे, तो मैंने कहा वहां नजदीक लगाएंगे, उनको मैं बिहार बॉर्डर पे लगा के क्या करूंगा? तो मैंने इसलिए जांच करवाने के लिए दिया। मैंने कहा ये देखो वाहन कहां के हैं, वहां नजदीक के सेंटर में उनकी जांच करा दी जाए, लगा दी जाए। जब जांच किया तो बस जिसमें लिखा था बस, मैंने जांच कराया तो पता लगा वो स्कूटर है। डबल डेकर बस लिखा है, पता लगा कि जब जांच कराए तो पता लगा वो 3 व्हीलर है। और जब फिर इसकी और जांच कराई गई तो पता लगा कि इसमें से तो आधे वाहन ऐसे हैं जो स्क्रैप में जा चुके हैं, कंडेम है। ये मजाक नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, तो क्या है ये मजाक करने की आदत? किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को इस रूप में ये छूट कौन दे रहा है? और क्या राजनीति में महामारी के समय जब कोविड प्रबंधन हो रहा हो तब भी हम गंभीरता नहीं बरत सकते? हर एक चीज में राजनीति करना क्या आवश्यक है? हर एक चीज के लिए राजनीति नहीं होती है। तो किसी के घर में कोई दुखद घटना घटित हो और हम जाके वहां पे जाकर के कोई डीजे बजाने लग जाएंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मारपीट तो होगी वहां पे। भाई अगर वो व्यक्ति स्वाभिमानी परिवार होगा तो पटक के मारेगा। भाई दुखद घटना है और तुम जो है मेरे घर के सामने जो है फिल्मी गाना बजा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, ये कैसा मजाक है? और यही स्थिति
करने का प्रयास हुआ उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, यानी कोरोना के दौरान भी, इससे पहले भी, और अब केरल के अंदर जाकर के भी यही हो रहा है, वहां पर भी ये चीजें हो रही हैं। बैठिए 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 महोदय, बैठिए। आपका कोई भी कथन कार्रवाई का भाग नहीं। अगर सचमुच कांग्रेस सरकार हमें बस देना चाहती थी राजस्थान की, तो कोटा में फंसे हुए 12,000 बच्चों के लिए उन्होंने बस क्यों नहीं उपलब्ध कराई? क्यों नहीं उपलब्ध कराई? उस समय असमर्थता क्यों व्यक्त कर दी गई? और ये तो प्रमाणित तथ्य हैं कि जो बस के नंबर दिए गए थे वो स्कूटर के नंबर थे, 3 व्हीलर के नंबर थे। और महोदय, इस प्रकार का भद्दा मजाक आपकी कोई कभी भी नहीं होना चाहिए, और ये महामारी के खिलाफ में रोड़े अटकाने जैसा था। और इसलिए मैं सदन के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि इन लोगों की जो प्रवृत्ति थी उसको देश ने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है। महोदय, ये तरीका गलत है। कोई एक व्यक्ति सदन को बंधक नहीं रह सकता इस तरह से। ये तरीका ठीक नहीं है। आप बोलने दीजिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। तरीका ठीक नहीं, जब आपका नंबर हो तो बोलिए। अध्यक्ष जी, सभी दलों के जब नेता बोले तो सभी ने बहुत खामोशी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुना माने, और ये बीच बीच में टोका टोकी एक बार नहीं, आपने कई बार इनको होती थी। अब ये ठीक नहीं है, बर्दाश्त नहीं माने बस। जो चाहा जिसने बोला। अध्यक्ष जी, कोविड के दौरान कोरोना के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी गई और सबने मिलकर लड़ी। सामूहिकता का परिणाम भी अच्छा आता है, टीम वर्क का परिणाम अच्छा आता है। और मुझे लगता है बहुत सुखद अनुभूति सभी लोगों को हुई थी, दुनिया से, देश से लाखों और करोड़ों लोगों ने जब हम लोगों को बधाई संदेश दिए थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम जब 5 अगस्त को संपन्न हुआ था, हम लोगों ने कोरोना के दौरान ये सब कार्य किए थे। कोरोना का प्रबंधन भी था, लेकिन साथ साथ हम भगवान राम की उस उक्ति को भी चरितार्थ कर रहे थे जिन्होंने संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से कहा, और जिसको हम बार बार कहते थे। उस समय लोग विश्वास नहीं करते थे कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, या प्रसंग जाने ओ। अवधपुरी के उस महत्व के बारे में देश ने और दुनिया ने उसके महत्व को समझ लिया। हम आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के, और अगर राज्यपाल जी के भाषण में इसका जिक्र हुआ है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ये तो राष्ट्रीय गौरव का विषय है हमारे लिए। अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की पहली नगरी है, सूर्यवंश की राजधानी है। महाराजा मनु दुनिया के पहले शासक थे, वह अयोध्या के ही शासक थे।
और एक समृद्ध परंपरा दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएंगे, दुनिया ने राम को अपनाया। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, अभी भी कुछ लोग राम नाम से इतना विद्वेष करते हैं। पता नहीं उस कालखंड में, रामायण के उस कालखंड में राक्षस लोग क्या करते थे। आज भी कुछ लोगों को उससे परहेज है। मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस की माननीय विधायक को, श्रीमती अदिति सिंह को। इन्होंने अच्छी राशि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए, और भी माननीय सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के लोग थे। आप बैठे, आप बैठे, आप बैठिए, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठे, आप बैठे, आप बाधा न डालें, कृपया बैठें। बाधा न डालें, बाधा। आप बैठिए, आप बैठिए, आप कृपया बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। आप इस तरह नहीं बोल सकते, आप बैठें, आराम से आप बैठिए, धैर्य से बोलिए, धैर्य से बोलिए, बहुत उतावलेपन में बोलने की आवश्यकता नहीं। आराम से बोलिए, आप आराम बैठिए, से। आप बैठिए। आखिर अयोध्या में मंदिर बनने में काहे परहेज है भाई? अरे तो आप बीच में कैसे कह रहे हैं? आप बाधा न डालिए, आप बैठिए, 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 बैठिए। शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए, जब यहाँ पर सभी दलों के नेताओं ने अपना विषय रखा था, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, वर्मा जी ने, सभी दलों के नेता, तब भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने या अन्य दल के किसी विधायक ने टोका टोकी नहीं की।